देखो ब्यूटेन के कन्फर्मर मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और इसमें इससे पहले हमने डिस्कस किया कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन, जिसमें हमने चेंज किया था। ईथेन में हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को X से रिप्लेस किया था और एक हाइड्रोजन को Y से रिप्लेस किया था। और इसमें फर्स्ट केस हमने लिया था X एंड Y आर सपोज मिथाइल ग्रुप्स। अब आप ध्यान देना, इस केस में हमने डिस्कस किया भाई ब्यूटेन के कन्फर्मर्स में वी हैव 4 कैटेगरीज, एंटी फॉर्म, गॉश फॉर्म, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड, एंड ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी इज दिस ऑर्डर। इस केस में अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम यहां पर इन यूनिट्स X और Y में चेंजेस करते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप की जगह अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूं, इनमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्वेश्चन है फिर उस केस में इस ऑर्डर में क्या चेंज आएगा। अगर हम यूनिट्स में चेंजेस करते हैं तो क्वेश्चन है इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या चेंज आएगा। एक बात ध्यान देना, देखो अगर आप यूनिट्स X और Y में चेंज करते हैं तो whatever change you have made in respect of the units X and Y, whatever change you have made, but in all cases anti and gauche form will be more stable than partially eclipsed and fully eclipsed। देखो इस बात को समझना, इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है, एंटी और गॉश फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है, वो पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड से हमेशा ज्यादा ही रहेगी, चाहे आप X और Y में कुछ भी चेंजेस कर लें। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो एंटी और गॉश फॉर्म की अगर बात की जाए, देखो अगर आप X और Y में चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, SS में। अगर आप X और Y में चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, SS, क्योंकि X और Y मतलब यूनिट्स में चेंज कर रहे हो, यूनिट्स में चेंज का मतलब यूनिट्स में चेंज का मतलब SS में चेंज होगा, लेकिन TS में तो चेंज नहीं होगा। और अगर TS में चेंज नहीं होगा तो ध्यान देना, TS में अगर चेंज नहीं होगा तो उस केस में फिर हम कह सकते हैं क्योंकि TS 1,3 में ज्यादा है 2,4 से, तो क्या मैं कह सकता हूं TS में अगर चेंज नहीं होगा तो TS की वजह से, क्योंकि TS 2,4 में कम है, 2,4 की स्टेबिलिटी 1,3 से ज्यादा होगी, और 2,4 की स्टेबिलिटी अगर 1,3 से ज्यादा होगी मतलब गॉश और एंटी फॉर्म जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे 1,3 मतलब पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल इक्लिप्स्ड से। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्योंकि अगर मैं यूनिट्स पे चेंज की बात कर रहा हूं X एंड Y में, तो मतलब हम SS में चेंज की बात करेंगे, लेकिन TS में तो चेंज नहीं होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 1,3 में TS 2,4 से ज्यादा है, और 1,3 में अगर TS 2,4 से ज्यादा है तो 1,3 की स्टेबिलिटी 2,4 से तो हमेशा कम ही रहेगी, चाहे आप XY में कितना भी चेंज कर लें। हाँ लेकिन X और Y में अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है, X और Y में अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है इस एंटी और गॉश में ऑर्डर चेंज हो जाए। बात समझना, अगर आप XY में चेंज करेंगे तो हो सकता है एंटी गॉश का ऑर्डर चेंज हो जाए, हो सकता है गॉश ज्यादा स्टेबल हो जाए एंटी से। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि एंटी और गॉश की अगर बात करोगे, अगर आप 2 and 4 की बात करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं 2 and 4 का TS तो इक्वल है, 2 and 4 का TS तो इक्वल है, तो 2 and 4 में स्टेबिलिटी डिसाइड किससे होती है, SS से। और अगर 2 और 4 में स्टेबिलिटी SS से डिसाइड होती है, अगर 2 and 4 मतलब गॉश और एंटी में अगर स्टेबिलिटी SS से डिसाइड होती है, क्योंकि इनका TS तो इक्वल है, तो अगर आपने XY में चेंज किया तो फिर तो SS में चेंज आएगा, और SS में अगर चेंज आएगा तो हो सकता है गॉश और एंटी की स्टेबिलिटी में चेंज आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि गॉश फॉर्म एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल मिल जाए। तो ध्यान देना, अगर आप XY में चेंज करोगे तो हो सकता है एंटी गॉश में ऑर्डर में चेंज आ जाए, और ठीक वैसे ही फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड में भी चेंज आ जाए, क्योंकि फुल्ली और पार्शियली में भी डिसाइड हम किससे करते हैं, SS से। क्योंकि फुल्ली और पार्शियली मतलब 1,3 में TS तो इक्वल है, और 1,3 में अगर TS इक्वल है तो डिसाइड हम किससे करते हैं 1,3 में SS से। तो अगर आप XY में चेंज करोगे तो हो सकता है 1,3 के ऑर्डर में चेंज आ जाए, हो सकता है 2,4 के ऑर्डर में चेंज आ जाए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये दोनों इन दोनों से तो हमेशा आगे ही रहेंगे, चाहे आप XY में कितना भी चेंज कर लो। तो देखो ये बाउंड्री यहां पर फिक्स है, ध्यान देना। ये बाउंड्री यहां पर फिक्स है, एंटी एंड गॉश आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड व्हाटएवर चेंज मेड इन XY। इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से तो ज्यादा ही रहेगी, चाहे XY में आप कितना भी चेंज करो, क्योंकि XY से SS डिसाइड होगा, TS डिसाइड नहीं होगा। और TS की अगर बात की जाए
तो इन दोनों में टीएस इन दोनों से ज्यादा है, और इन दोनों में अगर टीएस ज्यादा है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से तो कम ही रहेगी। अब मैंने आपसे कहा लेकिन अगर आप एक्स वाई में चेंज करोगे तो हो सकता है कि गॉश फॉर्म एंटी फॉर्म से आपको ज्यादा स्टेबल मिल जाए। कैसे मिल जाए जरा इसकी बात करते हैं, सुनिए। ध्यान देना, दिस इज एंटी फॉर्म, दिस इज एंटी फॉर्म एंड दिस इज गॉश फॉर्म। अब हमने जब ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स डिस्कस किए तो यहां पर मैंने आपको बताया भाई एंटी गॉश से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों रीजन था, क्या रीजन था इसका? क्योंकि गॉश में मिथाइल ग्रुप्स आर क्लोज टू ईच अदर while in anti form methyl groups are away from each other। तो क्योंकि गॉश में दोनों मिथाइल ग्रुप क्लोज हैं तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो हमने कहा भाई ब्यूटेन के केस में X और Y विल रिपेल ईच अदर, इनके बीच में रिपल्शन होगा और इसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी गॉश की वो एंटी से कम हो जाएगी। ये बात तो सही है कि X एंड Y में रिपल्शन होगा तो हम चाहेंगे कि रिपेलिंग यूनिट्स शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर। होगा ऐसा? स्टेबिलिटी के लिए हम क्या चाहेंगे कि repelling units should be away from each other। If X and Y are repelling each other, they should be away from each other। और वो away किस कंडीशन में है? एंटी की कंडीशन में away है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एंटी ज्यादा स्टेबल होगा गॉश से। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सुनिएगा इस बात को। स्टेबिलिटी ऑफ वन will be greater than 2, और ये हम कह सकते हैं when the units X and Y are repelling each other। when the units X and Y are repelling each other। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन X और Y यूनिट्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करें ऐसा जरूरी नहीं है। ब्यूटेन के केस में आप कह सकते हैं बोथ द मिथाइल ग्रुप्स विल रिपेल ईच अदर, दोनों का नेचर सेम है तो दोनों एक दूसरे के सेम नेचर विल रिपेल ईच अदर। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉश फॉर्म, बट यूनिट्स विल ऑलवेज बी ऑफ रिपेलिंग नेचर ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहां पर एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन हो। अब ऐसे में आप सोचिए अगर हमें एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन मिल जाए तो अट्रैक्ट करने वाली यूनिट्स को आप स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्या चाहेंगे? क्लोज और अवे। फिर तो हम उनको क्लोज चाहेंगे क्योंकि उनके बीच में जितना अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और अट्रैक्शन अगर हम चाहते हैं कि अट्रैक्ट करने वाली यूनिट्स एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए तो क्लोज किस केस में है? गॉश फॉर्म में क्लोज है एज कंपेयर टू एंटी। तो उस केस में फिर हम कह सकते हैं कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। उस केस में फिर हम बात करेंगे कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। क्या बात समझ में आ रही है? कब? तो इसके लिए हम कह सकते हैं when the units X and Y are attracting each other। जब यूनिट्स X और Y एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो उस केस में हम चाहेंगे कि यूनिट्स क्लोज होनी चाहिए। और क्लोज किस केस में? गॉश फॉर्म में क्लोज होंगी एंटी के कंपैरिजन में। तो फिर उस केस में गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी से। अब पॉइंट है कि अट्रैक्शन कब होगा? देखो दो केस हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं अट्रैक्शन हमें कब मिल सकता है। यूनिट्स के बीच में अट्रैक्शन कब मिल सकता है? तो एक तो हम कह सकते हैं इफ एक्स एंड वाई कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, अगर एक्स वाई के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। एक तो हमें ये केस मिल सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आप कह सकते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और उस केस में फिर हम कहेंगे गॉश फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म।
आया समझ में? और दूसरा हम कह सकते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड यूनिट्स। सेकेंड हम कह सकते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड यूनिट्स। आप सोचिए, अगर यूनिट्स एक्स एंड वाई ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, इनके बीच में अगर चार्जेस इन पर चार्जेस अगर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, इन दैट केस आल्सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और उस केस में भी फिर हम कह सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन है तो फिर तो यूनिट्स क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तो गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। इसका मतलब मैंने क्या कहा, अगर आप एक्स वाई में चेंज करते हो तो हो सकता है आप एक्स वाई ऐसी यूनिट्स ले लो जो एक दूसरे को रिपेल करती हो, तो एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा गॉस से। हो सकता है आप एक्स वाई यूनिट्स ऐसी ले लो जिनके बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या जो ऑपोजिटली चार्ज हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो फिर तो गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी से। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसा हो सकता है कि एंटी और गॉस का ऑर्डर रिवर्स हो जाए, गॉस आगे आ जाए, एंटी पीछे आ जाए, लेकिन आप एक्स वाई में कितना भी चेंज कर लो, चाहे वो रिपेलिंग यूनिट्स हो चाहे वो अट्रैक्टिंग यूनिट्स हो, एंटी एंड गॉस इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से तो ज्यादा ही रहेगी। क्योंकि आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूनिट्स अगर अट्रैक्टिंग नेचर की है तो उनका क्लोज होना अच्छा होगा, तो आप कह सकते हैं कि यस गॉस फॉर्म में यूनिट्स क्लोज होंगी, इसलिए गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी से। लेकिन एक पॉइंट फिर इसमें यह आता है कि अगर मैं गॉस से आगे चलूं और अगर मैं इसके बाद में बात करूं फुल्ली इक्लिप्स की, तो क्या मैं कह सकता हूं फुल्ली इक्लिप्स में तो y और x एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाएंगे। भाई देखो, अगर हम बात करें कि यूनिट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो उस केस में हमने कहा कि उस कंडीशन में देखो ये कंडीशन है, उस केस में हमने कहा भाई ये दूर है, तो फिर गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से, क्योंकि इस केस में यूनिट्स क्लोज होंगी, तो हमने कहा भाई गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एंटी से। अब एक आता है कि अगर मैं फुल्ली इक्लिप्स ले लूं तो उस केस में तो यूनिट्स और भी क्लोज आ जाएंगी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, तो फिर तो फुल्ली इक्लिप्स गॉस से भी आगे आना चाहिए। नो, क्योंकि आप ध्यान देना, ये बात तो सही है कि अगर आप गॉस फॉर्म ले लेंगे तो एक्स और वाई एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो अगर ये इसके क्लोज आएगा तो ये इसके क्लोज आएगा, इसके क्लोज आएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कुछ रिपल्शन और बढ़ जाएगा। साथ में आप सोचो मेन प्रॉब्लम जो आएगी, अगर यूनिट्स क्लोज आएंगी तो बॉन्ड्स भी क्लोज आएंगे, और अगर बॉन्ड्स क्लोज आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन मतलब टीएस उस मॉलिक्यूल को जीने नहीं देगा, वो टीएस इतना बढ़ जाएगा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो इक्लिप्स फॉर्म्स होंगी, चाहे वो फुल्ली हो चाहे पार्शियली हो, इक्लिप्स फॉर्म गॉस और एंटी से तो पीछे ही रहेंगी, चाहे एक्स वाई में आप कितना भी चेंज कर लो। हाँ, ये हो सकता है कि गॉस और एंटी आपस में ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसे फुल्ली और पार्शियली में आपस में ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन गॉस और एंटी दोनों आगे रहेंगे पार्शियली और फुल्ली इक्लिप्स से। क्लियर बात ये? तो इस केस में हम कह सकते हैं देखो, ये दोनों इन दोनों से तो हमेशा आगे, चाहे एक्स वाई कुछ भी ले लो, इन दोनों में डिपेंड करेगा एक्स वाई यूनिट्स का नेचर कैसा है। अगर रिपेलिंग नेचर है तो एंटी गॉस से आगे होगा और पार्शियली फुल्ली से आगे होगा, और अगर अट्रैक्टिंग नेचर है तो गॉस एंटी से आगे होगा और फुल्ली पार्शियली से आगे, लेकिन ये दोनों इन दोनों से ऑलवेज पीछे। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इस पर बेस्ड।
यस, आप ध्यान देना। देखो फर्स्ट केस में आपको 2 मिथाइल ग्रुप्स दिए हुए एक्स एंड वाई आर मिथाइल ग्रुप्स, और ये तो वही हमने डिस्कस किया ब्यूटेन वाला केस, और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉश फॉर्म बिकॉज बोथ द मिथाइल ग्रुप्स विल रिपेल ईच अदर। सेकंड अगर बात की जाए एक्स एंड वाई आर क्लोरीन्स, अब जरा आप सोचिए अगर एक्स और वाई दोनों क्लोरीन है तो ध्यान देना, देखो एक्स अगर और वाई दोनों अगर क्लोरीन है तो क्या मैं कह सकता हूं क्लोरीन अगर कार्बन से बॉन्डेड होगा तो क्योंकि क्लोरीन की ईएन कार्बन से ज्यादा होती है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, विथड्रॉ करेगा एंड क्लोरीन विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज। ऐसे ये क्लोरीन भी कार्बन से बॉन्डेड होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके डेल नेगेटिव हो जाएगा, दोनों डेल नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो रिपेल करने वाली यूनिट्स तो दूर होनी चाहिए, तो फिर एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी गॉश फॉर्म से। तो इस केस में भी आप कह सकते हैं एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉश फॉर्म। थर्ड, अगर दोनों ग्रुप्स CH हो तो इस केस में भी वही द ग्रुप्स विल रिपेल ईच अदर, एंटी फॉर्म विल मोर स्टेबल देन गॉश फॉर्म। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें दो CHO ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? आंसर है नो, क्योंकि जरा देखो हाइड्रोजन इसमें कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। H बॉन्ड में कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है? द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। पढ़ा है आपने फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, दे विल रिपेल ईच अदर। यस, यहां आप कह सकते हैं गॉश फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर दो OH ग्रुप हैं, मतलब X और Y के फॉर्म में अगर यहां पर यूनिट्स OH हैं, तो अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर अगर यूनिट्स OH हैं तो ध्यान देना हाइड्रोजन ऑफ वन will be involved in hydrogen bonding with oxygen of other. When hydrogen comes between two highly electronegative atoms, there will be hydrogen bonding. ये होता है कंसेप्ट। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। इस केस में आप कह सकते हैं गॉश फॉर्म will be more stable than एंटी फॉर्म। नेक्स्ट आप देखो अगर X नाइट्रो ग्रुप हो और Y अगर OH ग्रुप हो तो यहां भी आप कह सकते हैं नाइट्रो और OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। OH का हाइड्रोजन नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी, अट्रैक्शन अगर होगा तो गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एंटी फॉर्म से। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड whether the एंटी फॉर्म or the gauche form will be more stable. So if the units X and Y are repelling each other, antiform is more stable than gauche. But if the units are of attracting nature, gauche form will be more stable than antiform. इसी के साथ में conformational isomerism वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू एवरीवन।